जय हिंद दोस्तों। हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की एम लक्ष्मीकांत बुक से कंप्लीट कर रहे थे। हालांकि इसमें पॉइंट्स अन्य बुक से भी हैं, लेकिन बेस हम लेकर एम लक्ष्मीकांत ही चल रहे हैं। चैप्टर 4 आज हमें करना है। आपको वीडियो 5th दिख रहा होगा, क्योंकि पहला जो चैप्टर है वह हम लोगों ने 2 वीडियोज में कवर किया था। आज हमें संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़नी है। पहला तो यही महत्वपूर्ण है कि संविधान है हमारे यहाँ। पहले तो विशेषता यही है कि संविधान है। कई देशों के पास तो संविधान ही नहीं है। तो संविधान अपने आप में एक बड़ी विशेषता है। किसी देश के पास लिखा हुआ संविधान अगर है, आपको क्या करना है, ये लेक्चर देखना है। आफ्टर डेट आपको बुक पढ़नी है। बहुत आसानी से बहुत ज्यादा मटेरियल कवर कर लेंगे आप। केवल वीडियो देखेंगे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। केवल बुक पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएंगी चीजें। लेक्चर देखने के बाद अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं कभी नहीं कहता बुक ना पढ़ो। कितना भी बड़ा अध्यापक या कितना भी बड़ा प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा हो, लेकिन हमेशा पढ़ने के बाद अपनी बुक अवश्य पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, तो आपको नोट्स अगर बनाने हैं तो पहले से इसमें जो लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट नोट्स ही लिखे हुए हैं, और या जो मैं लिखूंगा इस कलर से ऐसे कह दो कुछ लिख दिया मैंने, तो ये 2 चीजें आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं अपने चैप्टर पर। पहली बात तो संविधान की विशेषताएं। संविधान अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की विशेषता क्या है, क्यों संविधान संविधान सब करते रहते हैं, तो उसको बताने के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। प्रीलिम्स में भी प्रश्न आते हैं, मेंस में भी प्रश्न आते हैं, दोनों जगह प्रश्न आते हैं। हम लोग पीवाईक्यू ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहली बात तो हमारे संविधान की विशेषता है कि वह एक लिखित संविधान है। जैसे अमेरिका का लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है। आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है। हमने पिछली वीडियो में देखा था संविधान 2 तरीके के होते हैं, एक लिखित एक अलिखित। हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह भी याद रखिएगा, इससे लंबा संविधान किसी का नहीं है। और इसकी एक यह भी रीजन है क्योंकि हमारे यहाँ विविधता है। हमारे यहाँ विविधता है। हमारे यहाँ सबसे अच्छा लोकतंत्र है। ठीक है, इसलिए हमारी जो संविधान है वह सबसे लंबा लिखित है। लिखित हो क्यों गया संविधान लंबा? क्योंकि इसमें तो 395 अनुच्छेद है, बाकायदा 22 भाग है, 8 अनुसूचियां थी, अब तो बढ़ गई हैं। तो पहले पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पार्ट्स में जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। फिर इसके अंदर अनुच्छेद है, इसके अंदर अनुच्छेद है। बढ़िया तरीके से सजाया गया है संविधान को, यूं ही कहीं पर भी कुछ नहीं लिख दिया गया। अभी हम लोग भाग देखेंगे कि 22 भाग कैसे डिवाइड है। तो उसमें आप देखोगे केंद्र सरकार एक जगह पर है, राज्य सरकार एक जगह पर है, निर्वाचन अलग से दिया गया है, राजभाषा अलग से दी गई है, आपात उपबंध अलग से दिए गए हैं। तो बढ़िया तरीके से चीजें लिखी गई हैं, यूं ही नहीं कुछ भी लिख दिया गया है। वर्तमान में बात करें तो हमारे पास 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। जैसे आप पढ़ोगे तो 21 ए मिलेगा, हिंदी में 21 का। ऐसे आप पढ़ोगे तो 51 का मिलेगा। ऐसे आप अन्य अनुच्छेद पढ़ोगे तो ये जो का, खा, गा इस टाइप के जुड़ जा रहे हैं मैथ के अंकों के साथ, इसका मतलब है ये सब संशोधन होकर बाद में जोड़े गए। ठीक है, ऐसे ही 25 भाग हो गए हैं। क्योंकि आप देखोगे 9 है तो 9 का है और 9 खा है। इसमें नगर पंचायत, इसमें नगर पालिका और इसमें सहकारी समितियां, तो ये बढ़ गए। आप देखोगे 4 का है, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते 25 भाग हो गए।
लेकिन ये ध्यान रखना अंत में 22 ही है, 22 के बाद नहीं है कुछ। तो ये 25 हो कैसे गए? क्योंकि जो मैंने बोला 4 का, 9 का, 9 का, ये 3 बढ़ गए। जब 22 में ये 3 बढ़ गए तो कितने हो गए? 25 हो गए, ठीक है? लेकिन 22 के बाद 23 नाम का कोई भी अनुच्छेद नहीं है। स्टेटमेंट में बना देगा कि कुल 25 भाग हैं, आप कहोगे हाँ। भाग 23 में निर्वाचन लिखा हुआ है, तो भाग 23 में आप देखोगे कुछ नहीं लिखा है। क्लियर करते चलो, क्वेश्चन यहीं से फंसाए जाते हैं। मेरा अगर उद्देश्य आप पूछोगे तो मेरा उद्देश्य ये है, जहां आपको फंसाया जाता है मैं आपको वहां पर अवेयर करते चलूं, ठीक है? संविधान द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों, क्या, कैसे? थर्ड वीडियो में चैप्टर 2 में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था। लिखित संविधान है, संविधान लंबा हो गया है, क्यों? तो क्योंकि इसमें मौलिक सिद्धांत विस्तृत रूप से है और उसके साथ साथ प्रशासनिक चीजें भी लिखी गई हैं, प्रशासन के बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति की अर्हता क्या है, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे कैसे जा सकता है, राष्ट्रपति की कार्य क्या है, तो वो कार्य भी सब लाइन से लिखे गए हैं। तो इस तरह विस्तार से अगर कुछ लिखा गया है तो लंबा हो ही जाएगा संविधान, ठीक है? अब दूसरा है संघीय प्रणाली के साथ एकात्मक झुकाव। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था बहुत कुछ चीजें। जैसे संविधान भारत को संघीय राज्य घोषित करता है, भारत राज्यों का संघ है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कहीं भी संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आई रिपीट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द, संघीय, ये ऐसे नहीं लिखा गया है। ओके, क्या लिखा गया है? लिखा गया है राज्यों का संघ। भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है? तो हमारे यहाँ भारत को संघीय राज्य घोषित करते हुए कहा गया भारत राज्यों का संघ है। जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करूं, यूएसए, तो ये यूएसए है मान लो, ठीक है? तो इसमें कई छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे पहले से। तभी आप देखोगे जब अमेरिका को राज्य के आधार पर, तो वहां सीधी सीधी लाइन्स है। अपने यहाँ देखोगे तो भारत में ऐसे है, तो कहीं पर ये ऐसे आ रही हैं, कहीं पे ऐसे जा रही हैं। अमेरिका में आप ऐसा नहीं देखोगे, अमेरिका में अधिकतर लाइन्स सीधी खींची हुई है, ठीक है? ऐसे ऐसे, कहीं पर ऐसे 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 ऐसे, सीधी लाइन खींची हुई है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग स्टेट हुआ करते थे अमेरिका में, ठीक है? या देश मान लो, ये अलग अलग देश हुआ करते थे। इन सभी देशों ने मिलकर कहा कि हम अगर अलग अलग होंगे तो छोटे छोटे देश होंगे, कोई भी आकर हमें बजाकर चला जाएगा। जैसे आप देखते हो ना, कोई छोटा देश हो तो उसे कोई वैल्यू नहीं देता आजकल। हालांकि उसकी संप्रभुता का हमें सम्मान करना चाहिए। हम अधिकतर, हमारे जैसे देश सभी छोटे बड़े देशों का सम्मान करते हैं, उनकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ देश उस समय थे जो उपनिवेशवाद बनाया करते थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब उपनिवेशवाद बनाया करते थे। तो इन लोगों ने कहा अगर हम छोटे छोटे देश में रहेंगे तो कोई उधर से आएगा, पहले ये देश पर कब्जा करेगा, फिर इस देश पर कब्जा करेगा, फिर अपने यहाँ यही तो हुआ, यूनिटी नहीं थी। पहले बंगाल जीता, फिर कर्नाटक जीता, फिर मैसूर जीता, मराठा जीता, धीरे धीरे करते हुए ऐसे ही ऐसे करते हुए पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो इन लोगों के बात समझ में आ गई, तो इन लोगों ने कहा कि हम अपने यहाँ तो सरकार चलाएंगे ही, लेकिन जब बात विदेश मामले की आएगी तब हम एक पूरा देश बनकर लड़ेंगे, और इस देश का नाम क्या होगा? यूएसए। तो इन छोटे छोटे देश जो थे इन्हें राज्य कहा जाने लगा, तो एक बड़ा देश बन गया, इसको यूएसए कहा जाने लगा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तभी आप शब्दों पर ध्यान दीजिए,
हिंदी में क्या बोला जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहाँ देखो, संयुक्त राज्य, राज्यों का संयुक्त होकर एक देश बनता है जो अमेरिका है। राज्य संयुक्त होकर एक देश बनाते हैं जो अमेरिका है। समझ में आ गया यूएसए की कहानी? क्या अपने यहाँ भी ऐसा हुआ है? क्या अपने यहाँ भी छोटे छोटे राज्य थे? नहीं, अपने यहाँ पूरा देश आजाद हुआ था। अपने यहाँ पूरा देश आजाद हुआ था। अपने यहाँ पूरा देश आजाद हुआ। बाद को राज्य बनाए गए कि यहाँ पर है उसे यूपी कह दो, यहाँ पर है उसे बिहार कह दो, यहाँ पर है उसे वेस्ट बंगाल कह दो, मध्य प्रदेश कह दो। अपने यहाँ पहले देश बना, फिर राज्य बने। समझ में आया? हमने राज्य क्यों बनाए? हमने राज्य प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, ये पूरे देश पर एक साथ शासन करना आसान नहीं है, तो प्रशासन की सुविधा हो जाए। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग क्यों किया गया? क्योंकि उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है वो पहाड़ों वाली है, उत्तर प्रदेश जो है वह समतल वाला है। तो पूरा जो उत्तराखंड, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हुआ करता था यूपी के, अब इसको अलग क्यों कर दिया गया? क्योंकि ये पर्वतीय भाग है, हिमालयी भाग है, और ये मैदानी भाग है। तो अब आप बताओ, कोई नियम बना रहे हो तो मैदानी भाग के लिए आप अलग नियम बनाओगे, पर्वतीय के लिए अलग नियम बनेगा। समझ में आया? यहाँ इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे चलती है, यहाँ इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है ज्यादातर। तो अब इसको क्यों अलग किया गया? क्योंकि उसकी डेमोग्राफी, उसकी जियोग्राफी अलग थी। तो इससे आप एक बात और ध्यान रखो, क्या भारत में देश है, राज्य है, ऐसे ही यूएसए ले लो, यूएसए में भी देश है, राज्य है। ठीक है, देश को कर देते हैं कंट्री और स्टेट। ठीक है, अब देखो, भारत में देश जो है वह कभी टूट नहीं सकता, देश के टुकड़े नहीं होंगे, लेकिन राज्यों के टुकड़े हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, हुए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और बिहार से झारखंड। ऐसे ही पहले भी जब देश आजाद हुआ उसके बाद टुकड़े हुए। तो आप क्या समझ रहे हो? भारत का देश जो है वह एक रहेगा, राज्य के टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन यूएसए में अलग है, यूएसए में स्टेट पहले से ही अलग है। यूएसए में तो हम अभी क्या बताए थे, स्टेट पहले से ही अलग है। तो कोई भी स्टेट अगर चाहे तो यूएसए से अलग हो सकता है। जैसे आप यूरोपीय यूनियन की बात सुनते हो, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे, यूरोपीय यूनियन, अब ये क्या है? ये देश नहीं है। पूरा यूरोप जो है वो छोटे छोटे राज्य देश है उसमें। अपने उत्तर प्रदेश, गोवा, सिक्किम, उधर नॉर्थ ईस्ट के ले लो, कई देश तो ऐसे हैं जो मिजोरम, मणिपुर, तेलंगाना और इन सबसे छोटे छोटे हैं। अब छोटे छोटे देश हैं, तो इन पर क्या हो सकता था? रूस आकर कब्जा कर ले, या अमेरिका, या कोई भी जाकर कब्जा कर सकता है, या कुछ भी कह सकता है। छोटे देश हैं। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा है, हम सब एक साथ आकर यूरोपीय यूनियन बना लेते हैं। हम जिसके साथ ट्रेड करेंगे एक साथ मिलकर करेंगे। हमारा जो दुश्मन होगा वो हम सबका होगा, जो दोस्त होगा सबका होगा। तो इससे क्या हुआ? यूनिटी आई। अब वो एक साथ है। अब ऐसा नहीं है कि उसमें देश कोई अलग नहीं हो सकता। ब्रिटेन था जो, उसने कहा भाई हमारी आपसे बन नहीं पा रही है, हम यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो ब्रिटेन अपना अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने यहाँ अगर कोई राज्य ऐसा चाहे कि हम देश के साथ नहीं चल पा रहे, हमें अलग होना है, तो क्या देश से वो अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। वहां सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। सारी पावर केंद्र में आ सकती है। तो ये सब कहानी क्यों बताई आपको, ये भी दिमाग में आया होगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है संघीय प्रणाली के साथ एकात्मक झुकाव। तो संघीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली का मतलब राज्यों की अपनी अलग पावर है, केंद्र की अलग पावर है। अनुसूचित 7 जब हम पढ़ेंगे तो केंद्र
सूची में केंद्र को जो नियम बनाने हैं, कानून बनाने हैं, वह बताए गए हैं। राज्य सूची के विषय पर राज्यों को कानून बनाने की शक्ति है। तो ये संघीय विशेषता है। लेकिन अगर कहीं आपातकाल लगा हो, किसी देश से युद्ध हो रहा हो, कोई सरकार अपने आप में लोकतंत्र की हत्या कर रही हो, तो उस समय देश की जो केंद्र सरकार है वह बहुत ताकतवर हो जाएगी और एकात्मक झुकाव की ओर यानी कि केंद्र की ओर झुकाव हो जाएगा। पूरी जो मशीनरी है वह केंद्र के हाथ में पहुंच जाएगी। समझ रहे हो? जैसे संघीय ढांचे में केंद्रीय सरकार को अधिक शक्ति दी गई है। क्यों? क्योंकि कोई देश भारत से अलग ना हो सके, क्योंकि पाकिस्तान बन चुका था। तो अब देश के टुकड़े ना हो, इसलिए केंद्र को सशक्त बनाया गया है। केंद्र को सशक्त बनाने का जो काम है वह कनाडा से लिया गया है। कनाडा में केंद्र शक्तिशाली है। अब देखो संघीय विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। संघीय विशेषताएं हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय मतलब लोकसभा है, राज्यसभा है। अब राज्यसभा में आप देखोगे तो विधायक जो होते हैं उनके द्वारा चुनकर लोग आते हैं। सांसद कहाँ से चुनकर आते हैं? विधायकों के द्वारा, यानी कि राज्य के द्वारा चुनकर राज्यसभा में लोग आते हैं। राज्यसभा का ही मतलब है राज्यों की सभा। आपने कभी सोचा था? राज्यसभा का मतलब है राज्यों की सभा। वहां राज्यों के प्रतिनिधि बैठे हैं, हमारे आपके प्रतिनिधि नहीं बैठे हैं, वहां राज्यों के प्रतिनिधि बैठे हैं। राज्यों के प्रतिनिधि, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए आप। लोकसभा में क्या है? लोग, 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 यहाँ लोगों के प्रतिनिधि बैठे हैं। लोगों के, हमारे जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं, इसीलिए लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। इसीलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, क्योंकि वहां हम लोग चुनकर भेजते हैं। हालांकि राज्यसभा में भी हम लोग विधायक को चुनकर भेजते हैं, विधायक उनको चुनकर भेजता है, इनडायरेक्टली हम ही चुनकर भेजते हैं। खिचड़ी बन गई सब। देखो लोकसभा में हम मतलब वोट देते हैं, वही लोकसभा में जाता है। लेकिन राज्यसभा में जिस विधायक को हम वोट देते हैं वो विधायक वोट देकर राज्यसभा में लोगों को भेजता है। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट भेज रहे हैं। हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, ठीक है, लखनऊ के, मान लो राजनाथ सिंह जी हैं, तो हमने राजनाथ सिंह जी के सामने वाली बटन, उनके फोटो के सामने, उनके नाम के सामने जो कमल चिन्ह है उसके सामने जो बटन है उसको प्रेस किया था। राजनाथ सिंह पहुंच गए संसद। लेकिन राज्यसभा में मान लो कोई, मान लो अपने विदेश मंत्री, मान लो एस जयशंकर साहब। एस जयशंकर साहब को लोगों ने नहीं चुना है, लोगों ने विधायक को चुना है और विधायक ने एस जयशंकर साहब को चुना है। समझ गए आप? उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें। अब देखो हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, यह भी एक विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता मतलब, संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है जिसको जितने अधिकार दिए गए हैं उतने उसको अधिकार मिलेंगे। केंद्र राज्य के कानूनों पर नहीं बना सकता नियम, तो राज्य भी केंद्र के कानूनों पर नियम नहीं बना सकता। तो ये कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा है। संविधान ही सर्वोच्च है, केंद्र सर्वोच्च नहीं है, सरकार सर्वोच्च नहीं है। ऐसे हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका दी गई है, यह भी विशेषता है संघीय की। स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन जो मैंने बोला, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार बनाएगी नियम, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार कानून बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य दोनों बना सकती हैं। प्रभावी किसका रहेगा? केंद्र बड़ा है, केंद्र का प्रभावी रहेगा। अब देखो एकात्मक विशेषताएं, जहां केंद्र मजबूत हो जाता है, जो कनाडा से लिया गया है, वो कौन कौन सी हैं? तो राज्यपाल जो होता है राज्य में, वह सीधे किसके अधीन आता है? केंद्र के अधीन। केंद्र ही राज्य को राज्यपाल की नियुक्ति करती है।
अब केंद्र जिसको चाहेंगे उस राज्यपाल को तमिलनाडु में बिठा देगी, जिसको चाहेंगे उस राज्यपाल को तेलंगाना में बिठा देगी। तो राज्यपाल कहीं ना कहीं जो राज्य के कानून है उसको बनाने में साइन किसका लगता है? राज्यपाल महोदय का। और राज्यपाल किसके अंतर्गत आता है? केंद्र के, राष्ट्रपति के। तो कहीं ना कहीं ये एकात्मक लक्षण है। आपातकाल में केंद्र की सर्वोच्चता मैंने बताई थी, जब आपातकाल लगा था, आप पढ़ते होंगे। एकीकृत न्यायपालिका। अब आप राज्य की बात कितनी भी कर लो, राज्य में हाई कोर्ट भी आते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जो है वह सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। तो यहाँ तो सुप्रीम का मतलब ये केंद्र है ना, दिल्ली है ना। हाई कोर्ट मतलब क्या है? राज्य। तो एकीकृत न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं एकात्मक लक्षण दिखा रही है। ये मेंस में जब आपके आएगा तो आप ये लिखकर आएंगे। भारत की संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है, यहाँ संविधान संप्रभु है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और इन्हीं सब की वजह से कुछ लोगों ने आलोचना की है, उनके भी नाम आपको पता हो, क्योंकि मेंस में आएगा तो दोनों आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है। पहला तो केसी वेरे। केसी वेरे इंग्लिश में नाम अलग होता है, हिंदी में आपको एम लक्ष्मीकांत में केसी वेरे मिलेगा। इन्होंने क्या कहा था ये आप याद करके जाना। एकात्मकता की भावना में संघ, एकात्मकता की भावना में संघ तो है, लेकिन एकात्मकता की भावना में केंद्र की तरफ झुका हुआ। ऐसे दूसरे हैं मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग करनी पड़ती है। ऐसे ग्रेनविल ऑस्टिन साहब हैं, इनको हमने पिछली वीडियोज में भी नाम लिया था, आपको याद होगा। इनका भी नाम याद रखा करें, इन्होंने जितनी बातें कही हैं। इन्होंने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव आप जानते हैं ना, सहकारी, सबके साथ मिलकर चलने वाला। ऐसे आइवर जेनिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, जेनिंग्स साहब, जेनिंग्स, नाम नहीं लिखा जा रहा है, जेनिंग्स। जेनिंग्स साहब ने कहा फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, यानी इन सबका कहीं ना कहीं कहने का मतलब है यही कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इसने क्या कहा। क्लिम्स में सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारी बड़ी विशेषता है। क्यों साहब? क्योंकि एक होती है अध्यक्षीय प्रणाली, जैसे कि यूएसए में है, प्रेसिडेंट ही सब कुछ है यूएसए में। आपने देखा होगा ना, प्रेसिडेंट जो मनाता है मुंह उठा के कह देते हैं। आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो आएगा मन में नहीं कहेंगे, उन्हें संसद में चीजों को बताना पड़ता है, संसद में रखना पड़ता है चीजें। तो संसदीय शासन प्रणाली ये हमने ब्रिटेन से प्रेरित होकर लिया है, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को लिया है। लेकिन हमने ब्रिटेन से कॉपी पेस्ट नहीं मारा, हमने कुछ भी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मारा। इसलिए कई लोग आलोचना करते हैं कि उधार का संविधान है। किसका है? हम भी लास्ट में देखेंगे, उधार का संविधान। तो भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये उधार का संविधान नहीं है, हमने सभी संविधान को छान कर अच्छा अच्छा निकाल लिया। जैसे अभी मैं बताऊं आपको कि मुझे मान लो अभी किताब लिखनी है, कोई पॉलिटी की ही मान लो मुझे किताब लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास अभी 50-100 किताबें हैं, कई ऑथर्स की किताबें हैं, या मान लो हिस्ट्री पे किताब लिखनी है, कई ऑथर्स की किताबें हैं, मैं उन सबको पढ़ चुका हूँ ना। मैं मान लो एम लक्ष्मीकांत पढ़ चुका हूँ, और जो भी किताबें हैं मैं सब पढ़ चुका हूँ। मुझे भी ये पता है इन किताब की विशेषता क्या है और कमी क्या है। तो आप बताओ कि जो मैं अपनी किताब लिखूंगा उसमें वह कमी रखूंगा या नहीं रखूंगा? सिंपल सी बात है, मैं कमी नहीं रखूंगा। लेकिन जो अच्छी बातें हैं वह क्या इस किताब से उठाऊंगा? हाँ, उठाऊंगा। मुझे अगर लगेगा कि यार ये किताब कलर्ड है, लाल पीली हरी नीली, और मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है, तो मैं अपनी भी बुक को कहीं ना कहीं उसी कलर्ड में
रखूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रखूंगा। तो अब आप कहे तो ये आपने उधार ले लिया, तो ऐसा थोड़ी है। मैं बाद को बना रहा हूँ किताब, बाद को लिख रहा हूँ अपनी चीजें, तो मुझे इसका एडवांटेज तो होगा ही। मान लो किसी ने 4 साल पहले पीवाईक्यू की बुक बनाई होगी, तो उसने 2021 तक के ही पीवाईक्यू लिखे होंगे ना, और उसमें हो सकता है कोई 2021 का भी आंसर की ना आई हो, 2021 के आंसर उसमें एक दो गलत हो। अब मैं मान लो 2025 में बना रहा हूँ, तो जो 2021 में आंसर उसके गलत थे, मैं उसको गलत ही कॉपी करूंगा क्या? नहीं, उसकी आंसर शीट आ गई है। अब वह आंसर हम सही अपनी बुक में देंगे, और हम 2021 तक ही नहीं, अब 2024 तक के पीवाईक्यू उसमें प्रोवाइड कराएंगे। तो यही था कि अमेरिका का संविधान काफी पहले बन चुका था, तब से अब तक काफी संविधान बन चुके थे, काफी देश अपने यहाँ रूल्स बना चुके थे। हम भी अपनी संविधान या रूल्स बनाने जा रहे थे, तो हम जो भी लिखते वह कहीं ना कहीं पहले ही लिखा जा चुका होता, तो हम क्यों ना एडवांटेज लें। हमें कोचिंग खोलनी है मान लो यूपीएससी की, अब हमें पता है इसकी कमियां क्या हैं और इसके फायदे क्या हैं, तो मैं क्यों नहीं इन कमियों पर काम करके ये फायदे अपनी कोचिंग में रखूंगा, बताइए। अब आप इसको कह दो आप उधार ले रहे हो, आप उस कोचिंग को देख कर आए, आप उस कोचिंग को देख कर आऊंगा, क्योंकि हमारे पास एडवांटेज है। और मैं अगर ऐसा नहीं कर रहा तो मेरी बेवकूफी है। दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आप टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी वाली सीरीज देख रहे हैं, तो आप उधार थोड़ी ले रहे हैं उसमें से। आपसे मैं कहता हूँ कि उसमें से जो एग्जाम्पल्स है वो लिख लीजिए, एग्जाम में लिख कर आइएगा। तो क्या आप उधार ले रहे हैं वहां से? तो क्या यूपीएससी का एग्जामिनर आपसे कह देगा कि भाई साहब ये तो आपने उनकी कॉपी से उठाया? ऐसा थोड़ी कहेगा। तो आपको समझ के चलना है। तो हमने किसी भी देश की से कोई भी चीज ली हो, ब्रिटेन से, यूएसए से, कनाडा से, कॉपी पेस्ट नहीं मारा, अपने हिसाब से उसको लिखा है। तभी मैं हमेशा कहता हूँ आपसे नोट्स दूसरों के लो, लेकिन उसे अपने हिसाब से लिखो, कॉपी पेस्ट ना लो, ठीक है। तो जो संसदीय रूप है उसमें एक संसद होती है, फिर चाहे लोकसभा राज्यसभा दोनों हो या कोई एक ही सदन हो, उससे मतलब नहीं है। इसको संसदीय सरकार में प्रणाली को वेस्टमिंस्टर रूप कहा जाता है। क्या रूप कहा जाता है? एक शब्द आपको मिलेगा, वेस्टमिंस्टर, तो ये पढ़ लेना। संसदीय शासन प्रणाली को कहा जाता है बस मंत्रिमंडलीय सरकार, क्योंकि आप देखते हो अपने अपने यहाँ मंत्रिमंडल होता है, तो मंत्रिमंडलीय सरकार, क्योंकि मंत्री ही चला रहे होते हैं सरकार, ठीक है। उत्तरदायी सरकार शब्द मिलेगा। अब उत्तरदायी क्यों? आप देखते होंगे कोई भी समस्या होती है तो कहा जाता है सरकार इसके लिए उत्तरदायी है। सरकार जवाबदेही तय होती है जवाब सरकार की, तो ये उत्तरदायी भी सरकार है, क्योंकि अगर उत्तरदायी नहीं होगी तो 5 साल बाद आप चेंज कर सकते हो। अंतर क्या है ब्रिटेन और अपने में? ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, समझिए। अपने यहाँ संविधान सर्वोच्च है। कई बार इसको प्रधानमंत्री या सरकार भी कह जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी काम होता है, मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा किया, मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने रक्षा मंत्रालय में ऐसा किया, कुछ भी ब्रह्मोस आती है, मोदी जी ने 5 किलो राशन, मोदी जी गैस सिलेंडर, मोदी जी हेल्थ में एम्स बने, मोदी जी। तो आपको कहीं लगता नहीं है कि ये मोदी जी की गवर्नमेंट है या पूरी मंत्रिमंडल की गवर्नमेंट है या भाजपा की गवर्नमेंट है? आपको इसमें डिफरेंसेस नहीं लगते होंगे ना, आपको लगता होगा हर बार मोदी सरकार, मोदी सरकार। तो ये इसलिए क्योंकि इस मॉडल को प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। तो ऐसा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। विधायिका मतलब लोकसभा, ये ध्यान रखिएगा। संसद आएगा तो गलत हो जाएगा ऑप्शन में। ये छोटी छोटी गलतियां ही यूपीएससी में प्रीलिम्स को फेल करा देती हैं। अगर संसद आएगा, संसद के प्रति उत्तरदायी है तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर आएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन आए हैं इन चैप्टर से।
और पॉलिटी वो सब्जेक्ट है जहाँ आप 20 में से 18 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। काफी श्योरिटी रहती है इस चैप्टर में, इस बुक में। पॉलिटी को अच्छे से करके जाओ। मैं एक एक पॉइंट बता दूंगा, बस उस पॉइंट पे आपको स्टार बना के लिख लेना है कि बेटा यहाँ पे सर्किल बना के यहाँ पे फंसाया जाएगा। हर जगह मैं बता दूंगा कहाँ फंसाया गया। क्यों पता है? क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज मैंने करा दी, आप देख कर आओ, वहां भी मैंने बताया है। जब आप 5 बार पीवाईक्यू कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर फंसाया जाएगा। अब देखो, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी कैसे है? आप संसद में देखते होगे प्रश्न पूछे जाते हैं विपक्षियों के द्वारा और सरकार को उसका जवाब देना होता है। सिर्फ विपक्षियों के द्वारा नहीं, सत्ता पक्ष के वह सांसद जो सरकार में मंत्री नहीं है वह भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी सांसद मंत्री साहब से प्रश्न पूछ सकता है। इसका मतलब क्या है? मंत्री जी को उसका जवाब देना होगा। मंत्री जी उस सांसद का मतलब है उस विधायिका, उस संसद, उस लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा क्यों, सांसद क्यों, संसद क्यों नहीं? क्योंकि संसद में राज्यसभा भी आती है और राज्यसभा कभी भी सरकार को हटाने का पावर नहीं रखती। सरकार को हटाएगा तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा हटाएगी। इसलिए सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मजा आ रहा है ना? कमेंट कर दिया करो प्यारा सा। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख। आपको क्या लगता है अमेरिका से बात कौन करता है? ट्रंप किससे बात करते हैं? पुतिन किससे बात करते हैं? चीन अभी गए थे, कौन गया था? अभी जो ब्राजील गए थे, कौन गया था? राष्ट्रपति गए थे, प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री गए थे। मैंने एक वीडियो में पूरा बताया था परिवार का एग्जाम्पल लेकर के राष्ट्रपति क्या है। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो पूरी वीडियो देख कर आए, मजा तभी आएगा। अन्यथा आप समय बर्बाद कर रहे हैं, कहीं और पढ़िए जाकर, एक ही जगह पढ़िए जहां भी पढ़िए। तो प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। हर जगह क्या चलता है? मोदी सरकार, हर जगह मोदी जी का फोटो। तो प्रधानमंत्री जो है वह रियल हेड है, उसी के अकॉर्डिंग चलती है चीजें। लेकिन साइन किसके होंगे? राष्ट्रपति महोदय के। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर कोई काम नहीं होगा। सभी काम राष्ट्रपति के अनुसार ही होते हैं। ये कह दें कि मंत्री लोग जो हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री, सब काम कर रहे हैं। काम की देखरेख कौन कर रहा है? तो राष्ट्रपति कर रहा है। सरकार चलाने का उत्तरदायित्व तो राष्ट्रपति पर है, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने कुछ प्रधानमंत्री और मंत्रियों को नियुक्त कर दिया है कि आप लोग सरकार चलाएं, मैं केवल साइन करने के लिए बैठे हूं। जैसे घर में बाबा या दादा जो भी आप कहते हो और बैठे हैं, उनके ही नाम से सब हो रहा है। किसके यहाँ कार आई? फलाने यहाँ आई। ये किसका पोता है? फलाने का पोता है। ये किसका मकान है? फलाने का मकान है। लेकिन काम कौन कर रहा है? काम आपके पापा, चाचा, ताऊ कर रहे हैं। लेकिन नाम किसका चलेगा जब तक जीवित है? कार्ड पर जो विजिटिंग कार्ड, क्या कहते हैं उसे, इनवाइट करने के लिए, शादी बारात का जो कार्ड आता है उसमें बाबा का ही नाम लिखा जाएगा। सभी काम राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। आपको पता है, एक बार जो सदन चलने से पहले राष्ट्रपति का भाषण होता है, उस भाषण में राष्ट्रपति महोदया लिख बोल रहे थे, या रामनाथ कोविंद जी थे शायद, या इस बार जो राष्ट्रपति महोदया हैं वह बोल रही थी कि मेरी सरकार ने ऐसा किया, मेरी सरकार ने ऐसा किया, मेरी सरकार ऐसा। तो कुछ समझदार लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा राष्ट्रपति महोदय कैसे सरकार को अपनी सरकार कह सकती है? राष्ट्रपति महोदय अपनी सरकार कैसे कह रही हैं? बात तो राष्ट्रपति ही है। उन समझदार लोगों को पॉलिटी पढ़ना ही नहीं आया, कभी नेता बन गए। उन्हें ये पता नहीं है कि सरकार तो राष्ट्रपति की ही होती है। ये लोग तो काम करने के लिए नियुक्त कर दिए जाते हैं। आपको पता है जो विदेशों से जो ये चीजें होती हैं उसमें राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ही काम किए जाते हैं, क्योंकि कागज पर तो हेड
राष्ट्रपति ही है। काम बाहर पापा चाचा ताऊ कोई करे जाकर, चेक पे साइन तो बाबा ही करेंगे, दादाजी ही करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो नाम तो अभी राष्ट्रपति महोदय का ही चलेगा। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर यह प्रणाली कार्यरत है। जैसे प्रधानमंत्री की जगह चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आते हैं और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आते हैं। तो जैसे यहाँ है वैसे ही आपको राज्यों में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, सरकार किसकी बनेगी? किसी को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? नहीं। बहुमत जिसके पास होगा, सांसद जिसके पास ज्यादा होंगे, ज्यादा क्या, बहुमत होना चाहिए, उसकी क्या बनेगी? सरकार बनेगी, उसी की प्रधानमंत्री मंत्री बनेंगे। वही क्या मंत्री बन सकते हैं जो सांसद हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वही मंत्री बनेंगे क्या? प्रधानमंत्री वही बनेगा जो सांसद है? तो नहीं। एक लाइन ध्यान रखना, लिख लेना, 4 5 10 12 जितने स्टार बना पाओ। प्रधानमंत्री भारत का कोई भी नागरिक बन सकता है जो 25 साल से ऊपर का है। आप सांसद हैं या नहीं मैटर नहीं करता। तो कैसे? तो ऐसे कि आपको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा किसी का सांसद बनना होगा। तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी वित्त मंत्री, परिवहन मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री बन सकता है। बस उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा से सांसद बनना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जी लोकसभा के सांसद नहीं थे, वह राज्यसभा के सांसद थे। ऐसे कई प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा से सांसद है। आपके विदेश सचिव, हमारे विदेश मंत्री हमारे आपके एस जयशंकर साहब राज्यसभा से सांसद है। तो आपको कल मोदी जी का फोन आ सकता है कि भाई साहब आ जाइए, आपको मंत्री बनाना है। फिर वह 6 महीने के अंदर राज्यसभा में आपकी सांसदी का काम करेंगे। या तो कोई सीट खाली करा देंगे, या जो खाली होगी कोई वहां से आपको राज्यसभा पहुंचा देंगे। समझ में आया? ये भी ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा और राज्यसभा दो हैं, लोकसभा विघटित हो जाती है। हर 5 साल के बाद लोकसभा खत्म हो जाती है, फिर चुनाव होते हैं, नई लोकसभा आती है। लेकिन राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होती, विघटित नहीं होती। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती। वहां हर 2 साल में 1/3 लोग हटते जाते हैं और नए 1/3 लोग आते जाते हैं। ओके, तो मुझे लगता है इस पॉइंट पे बहुत सी बातें बता दी। अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे होगे तो आपको ज्यादा चीजें याद रहेंगी। लिखा कम है, सुनो ज्यादा। जो सुन लिया वो लिखा तो किताब में भी है ना। जब आप किताब पढ़ोगे जाके तो आपको मेरी बातें याद आएंगी, और वहां पे आप हाईलाइट कर लीजिएगा, वहां पे आप सर्किल, बॉक्स, अंडरलाइन सब कर लीजिएगा। संविधान की सर्वोच्चता अपने यहाँ क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। अपने यहाँ कोई संसद, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई न्यायपालिका, कोई सर्वोच्च न्यायालय, ये सब नहीं बड़े हैं। बड़ा कौन है? सर्वोच्चता किसकी है? संविधान की। देश किससे चल रहा है? सरकार से नहीं, संविधान से। कई बार आपने सुना भी होगा लोगों को कहते हुए, देश संविधान से चलेगा। देश संविधान से चलेगा नहीं, देश संविधान से चल रहा है। कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, ना कि संसद। संसद कहाँ सर्वोच्च है? तो ब्रिटेन में। कई बार बता चुका हूँ, याद हो चुका होगा। जो 1 से लेकर लास्ट तक देखेगा ना, 60 65 दिन लगेंगे, उसको चीजें कई बार रिवाइज हो जाएंगी। संसद के सभी कानून संविधान के अनुरूप होने चाहिए। अगर नहीं संविधान के अनुरूप है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको निरस्त कर देगा, खत्म कर देगा।
यदि संसद का कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देगी। न्यायपालिका का मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होंगे। तो संविधान की सर्वोच्चता में इतना बहुत है, बस ये ध्यान रखना, कोई भी कानून संविधान का उल्लंघन करता है, न्यायपालिका उसकी जांच करती है और अगर गलत है तो उसे हटा देती है। जैसे आधार कार्ड जब बना था ना, तो इसको जो धन विधेयक है उसमें डालकर पारित करा दिया गया। विपक्षी गए सर्वोच्च न्यायालय और कहा कि साहब ये कैसे हो सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं नहीं सही है। 370 हटा ही या संशोधन किया, जो भी लोग भाई विपक्षी गए मान लो सर्वोच्च न्यायालय कहा नहीं, आलेज वेल सब ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन जिस तरीके से माहौल बन रहा है ऐसा ना हो कि कल को न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाएं, भाई जैसे चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है वैसे ही न्यायपालिका भी गड़बड़ कर रही है, कोई भरोसा नहीं, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। खैर, संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया गया है, न सरकार के अंतर्गत न किसी और। सर्वोच्च संविधान है, संविधान के अंतर्गत 3 लोग हैं, एक न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तीनों अलग अलग है, कोई किसी के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका सरकार अलग अलग है, दोनों बराबर है, इक्वल है। सर्वोच्च न्यायालय इसके शिखर पर है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार संविधान प्रदत्त है। मतलब जैसे आप कहोगे सर स्वतंत्र कैसे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दो। तो देखो मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। पहला, न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं है, कोई भी सरकार, विधायिका, संसद, राष्ट्रपति कभी भी किसी भी न्यायाधीश को हटा नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, क्या सेवा शर्तें हैं, क्या काम है, ये संविधान में लिखा है, तो यह भी नहीं है कि कोई सरकार इन्हें बताएगी कि आपको क्या काम करना है, कोई सरकार नहीं बताएगी। जो इनको रुपया मिलता है वह भारत की संचित निधि से मिलता है, उस पर भी कोई वोट वोट नहीं होता कि रुपया काट देंगे, ऐसा करोगे तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं कर सकती सरकार या संसद। न्यायाधीश के कामकाज पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, अगर उन पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, यानी उन पर हटाने का काम नहीं चल रहा है, तो आप चर्चा नहीं कर सकते। जैसे कोई भी मान लो केस पर सुनवाई हुई है, न्यायपालिका ने या न्यायाधीशों ने कोई जजमेंट दे दिया, अब आप उस जजमेंट पे ये नहीं कह सकते कि देखो ये पिके हुए हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, फलाना है, ढिमाका है, नहीं, आपको मानना पड़ेगा, वरना न्यायपालिका की अवमानना होती है। आपने न्यायपालिका की बात ना मानकर उसकी अवमानना की है, इसके तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है, यह भी अधिकार न्यायपालिका को मिला हुआ है। तो कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि अवमानना। हाँ, आप सही तरीके से चाहें तो कुछ गलत है तो उसको कह सकते हैं, लेकिन आप उसको इस तरीके से नहीं कहेंगे कि उसे नीचा दिखा रहे हो। इसे न्यायपालिका को, सर्वोच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को, किसी भी न्यायपालिका को आप नीचा नहीं दिखा सकते। कार्यपालिका न्यायपालिका अलग है, हमने कह दिया। एक और है, ये न्यायाधीश सेवानिवृत्त के बाद कहीं भी कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम सेवानिवृत्त हो गए फिर हम सरकारी कुछ और बन काम करने लगे, नहीं। सेवानिवृत्त के बाद किसी भी अदालत में जाकर वकालत भी नहीं कर सकते। वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो चुके हैं, वो क्या है। हाँ, वह राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा एक हाल फिलहाल में न्यायाधीश गए हैं, तो राज्यसभा उसमें कोई काम नहीं कहा जाता है, उसमें तो आपकी जो नॉलेज है उसके लिए आप में राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया। जो 12 लोगों को ये दो को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा, उसका मतलब है आपकी जो नॉलेज है वह देश के काम आएगी, इसलिए। और क्या ध्यान रखना है, जो न्यायपालिका है वह एकल तंत्र है,
यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत हाई कोर्ट आएंगे, उसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या नीचे वाले कोर्ट आएंगे। राज्य सरकार केंद्र सरकार में ऐसा नहीं है, सेंटर के अंतर्गत स्टेट सरकार नहीं आती है। सरकारों को अलग से, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, अलग से चीजें बताई गई हैं, उनके कार्य बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसके अंतर्गत ये और इसके अंतर्गत ये आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई काम कह दिया, कोई बात बोल दी, तो उसको इन्हें मानना पड़ेगा, इन्हें भी मानना पड़ेगा। यानी हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो आप यहाँ जा सकते हो, इन्होंने भी गलत किया तो आप यहाँ जा सकते हो। तो हमारे यहाँ अपीलीय अधिकार है, इनसे भी बड़े ये हैं, इनसे भी बड़े ये हैं। ये बाबा मान लो, ये पापा मान लो, ये तुम मान लो। तुम्हारे पास कोई आया, तुमने कहा मारो इसको, ये कहेगा हम पिताजी के पास तुम्हारे जाएंगे। पिताजी ने कहा छोड़ दो, एक दो लाठी मार लो, कोई दिक्कत नहीं। ये कहेगा हम आपके भी पिताजी के पास जाएंगे। हालांकि जो मैंने पिताजी शब्द बोला वो सही नहीं है, आपको समझाने मात्र के लिए बोला, ठीक है। मतलब ये इनके ऊपर है, ये इनके ऊपर है पावर के हिसाब से। सर्वोच्च न्यायालय जो भी बात कहेगा वह इन सबको माननी पड़ेगी। कई बार हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने जजमेंट में कहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में ऐसा कहा था। तो अब आपको समझ में आएगा जितने भी केस चल रहे हैं, यहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय जिन केस पर सुनवाई करता है और निर्णय देता है, उन सब निर्णयों को हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज और सभी एडवोकेट वकील सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो कभी भी जो न्यायपालिका में लोग लगे हैं, चाहे वकील हो चाहे जज हो, उनको पढ़ाई उनकी बंद नहीं होती। आज मान लो सर्वोच्च न्यायालय में बहस हुई किसी बात पर, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी बात को कह दिया कि ऐसा होना चाहिए, अब सबको वह सुनना है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तो आप कहीं भी कोर्ट कर सकते हो कि देखो ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। समझ गए आप। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में केंद्र के लिए ये है और राज्य के लिए ये है। मतलब केंद्र की जो बात होंगी वो सर्वोच्च न्यायालय के पास, राज्य की बात होंगी हाई कोर्ट के पास, वो इसके अंतर में अंतर्गत नहीं आती है, अंदर में नहीं आती है। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है हाल फिलहाल में नहीं, 2025 का ही मेंस का पेपर मैंने कराया है, उसको जाओ देखो जाकर कि वहां भारत और अमेरिका के संबंध में तुलना करते हुए कुछ पूछा गया है क्या। देखते हैं आप कितना बढ़िया तरीके से पढ़ते हो, कमेंट करके बताना कौन सा क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ। भारत अमेरिका को तुलना करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है, चाहिए बताइए आकर, देखते हैं कितना आप लोगों ने 2025 के मेंस के पेपर को ढंग से देखा है। अगर नहीं देखा तो भाई सीरियस नहीं हो आप, पेपर सारे देखो यूपीएससी के, चाहे वह सीपीएफ का हो, चाहे वह एनडीए का हो, सीडीएस का हो या आईपीएस आईईएस का हो, पेपर सभी देखो जीएस के, ठीक है। सब कुछ बता दिया मैंने, अपील कर सकते हो आप नीचे से ऊपर, ठीक है। अब आते हैं मौलिक अधिकार। एक और यह भी विशेषता है हमारे यहाँ नागरिकों को बाकायदा अधिकार दिए गए हैं और लिख कर दिए गए हैं, ऐसे नहीं कुछ भी, बाकायदा लिखे हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले ये 7 हुआ करते थे, अब कितने हैं 6, यानी कि एक है जो खत्म कर दिया गया। वह एक कौन था, वह एक था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया। मौलिक अधिकार पर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं 6 कौन कौन से हैं। एक समानता का अधिकार है, सबको समानता होनी चाहिए, समानता के बाद समान ही नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। समानता एक हो गया, दूसरा अधिकार हो गया स्वतंत्रता का अधिकार,
तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई हम पर शोषण ना करे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीसरा हो गया। तो चौथा क्या है? चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर क्या आएगा? फिर आएगा सांस्कृतिक व शिक्षा। यहाँ पर धार्मिक बात नहीं हो रही, यहाँ पर सांस्कृतिक व शिक्षा की बात हो रही है, फिर चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। और फिर लास्ट में आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हैं, एक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा और संवैधानिक। इसमें जो अनुच्छेद 32 है इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। क्यों कहा है? क्योंकि 32 में लिखा है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। अगर 32 ना होता तो क्या कोई भी मौलिक अधिकार आपको मिलता? मतलब मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार का लाभ इसलिए है क्योंकि अगर उनका उल्लंघन कोई करता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय में जा सकते हैं। अगर कहीं न्यायालय में जा ही नहीं सकते थे, 32 होता ही नहीं, 32 होता ही नहीं, तो कोई भी समानता का उल्लंघन करता, आप क्या करते? कोई सरकार आपको स्वतंत्रता ना देती तो आप क्या करते? यानी ये तो वही बात हो गई कि आपके पास सारा भोजन पड़ा हुआ है लेकिन आपको खाने को नहीं दिया जा रहा, तो क्या ही फायदा उस भोजन का? आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हैं लेकिन आप उसको निकाल कर 5 रुपए का बिस्कुट नहीं खरीद सकते खाने के लिए, तो क्या फायदा उसका? क्या समझे? तो ये सब अधिकार मिलने हमें, इसीलिए हमें अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया कि अगर इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हो। न्यायालय में परिवर्तनीय है, जस्टिसेबल, तो इसका मतलब ही है आप न्यायालय में जा सकते हो, ठीक है, इसका और कोई मतलब नहीं है। यही मतलब है कि आप न्यायालय जा सकते हो अगर संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनका हनन किया जाता है, ठीक है। व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, ये सब तो मैंने बता ही दिया। एक और बात है, क्या ये कभी भी कम नहीं किया जा सकते? क्या किए जा सकते हैं? हमेशा ये कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं। मैंने पहले ही वीडियोज में बताया, लिमिटेशंस हर जगह हैं आपके संविधान में। सरकारों को भी लिमिट किया गया है, दायरे में रखा गया है, और आपको भी। समानता का मतलब ये नहीं है कि एक के दो पैर नहीं है और एक के दोनों पैर हैं और दोनों से कहा जाए लाइन में खड़े रहो, दोनों से कहा जाए ये जो सीढ़ी बनी है इस पर चढ़कर ही आपको आना है, इसका मतलब समानता नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके पैर है वह तो चढ़ के आ जाएगा, जिसके पैर नहीं है उसका क्या? तो आप कैसी समानता की बात कर रहे हो? तो यहाँ अलग टाइप की समानता की बात हुई है। कई लोग कहते हैं भाई साहब अगर समानता है तो आरक्षण क्यों? एक के 85 नंबर आए तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक के 80 नंबर आए सिलेक्शन हो गया, ये कैसी समानता? तो यहीं पे कहा गया है कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ दायरे रखे गए हैं, कुछ सीमाओं को रखा गया है। हमारे यहाँ जो समानता है ना वो अलग तरीके की है। बता दें? बता दो सर। मान लो यहाँ लाइन है, इधर दौड़ना है सबको, ठीक है, इधर दौड़ना है, एरो बना देते हैं, इधर दौड़ना है, ठीक है। तो एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे और एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे।
समानता क्या कहती है? समानता कहती है कि सभी लोग यहाँ पर हों और जब घंटी बजाई जाए सभी लोग भाग चले, यही तो है समानता। लेकिन अगर कोई पहले से ही पीछे है, कोई यहाँ से भाग रहा है, तो ये पहले ही आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि वो पहले आगे ही खड़ा ही है। समानता कहती है इन भाई साहब को उठाकर यहाँ लाओ, इनको उठाकर यहाँ लाओ, फिर रेस लगवाओ। इसीलिए आरक्षण दिया गया, जिससे ये जो पीछे हैं ये आगे आ सके। अब इस पे डिबेट कर सकते हो, विवाद हो सकता है, तर्क हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं तर्क, लेकिन यह भी तर्क एक तरीके से सही है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने सिर्फ 10 साल के लिए ये लगाया था और फिर कहा गया था तब तक लगाते रहो जब तक समस्या सॉल्व न हो जाए। लेकिन ये तो चुनावी मुद्दा बन गया है। अब कहते हैं कौन हाथ लगाए इसमें, ठीक है, क्योंकि जो खत्म करेगा उसकी सरकार चली जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। सही भी मानना है, क्यों गलत मानना है, लेकिन आदमी को भी समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे क्रीमी लेयर की बात होती है कि जैसे मान लो आरक्षण मिला इस व्यक्ति को, अब ये पैसे वाला हो गया, इसका बच्चा होगा जो, वो बढ़िया स्कूल में जाएगा, थोड़ा बहुत बढ़िया पढ़ भी लेगा, इसे आरक्षण भी मिल जाएगा, तो ये बढ़िया जिंदगी जिएगा। ये भाई साहब हैं, इन्हें आरक्षण अभी मिल ही नहीं पाया, तो इनका बच्चा होगा, और क्या अच्छे स्कूल में जाएगा? नहीं जाएगा अच्छे स्कूल में, नहीं जाएगा तो क्या ये इनके बराबर नौकरी पा पाएगा? नहीं। तो एक बड़े आदमी का लड़का है जो अच्छे स्कूल में जाकर आरक्षण पा रहा है, एक गरीब आदमी है जो गांव में रहकर खेती कर रहा है और आरक्षण पा रहा है, तो बताओ अब इन दोनों में कौन सा व्यक्ति है जो बढ़िया नौकरी तक पहुंच पाएगा? तो कहीं ना कहीं अब इनमें भी असमानता हो गई है, इनमें भी समानता नहीं रही, क्योंकि इनका लड़का बढ़िया स्कूल में पढ़कर बढ़िया एसी की हवा खाते हुए, पढ़ाई करते हुए, गाइडेंस लेते हुए नौकरी पाएगा, और इसके पास तो पता ही नहीं बीएससी में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो इन बातों पर भी काम चल रहा है, डिबेट चल रही है, डिबेट होती रहनी चाहिए। सही गलत पक्ष विपक्ष आप हो सकते हो, लेकिन आपको यूपीएससी में तो दोनों रखने हैं, पक्ष विपक्ष। और इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा तब आप नहीं कहोगे कि सर ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, वहां आप गुस्सा होकर नहीं कह सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी होगा, यह अन्याय है। वहां आपको पक्ष और विपक्ष में शांति से सोचकर आंसर देना है कि यहाँ पर जो असमानता है उसको आप कैसे देखते हैं, क्या क्रीमी लेयर होना चाहिए? तब आप क्या जवाब दोगे? चलिए, आपकी जो प्रीलिम्स मेंस के साथ साथ इंटरव्यू का भी काम हम कराते रहेंगे। हाँ, हम कहाँ थे? हम थे जो मौलिक अधिकार हैं वह दायरे में है, अपरिवर्तनीय भी नहीं है, यानी कि समाप्त भी किए जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो 7 थे एक समाप्त करके 6 कैसे बचे? इसका मतलब मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन ना हो, समानता की बात कही गई है तो समानता रहे, स्वतंत्रता की बात कही गई तो स्वतंत्रता रहे। फिर आप चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं, चेंज करो, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है वह खत्म नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। केवल 20 और 21 दो अनुच्छेद हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते, कभी भी स्थगित नहीं होते। तो यह भी ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार में दो हैं, एक 20 और एक 21। ये मौलिक अधिकार कभी भी स्थगित नहीं हो सकते। मौलिक अधिकार में हम लोगों ने इसे विस्तार से पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में। अब आता है 7 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो वो भाग 3 में है, ये भाग 4 में है। ये आयरलैंड से लिए गए हैं। यहाँ मौलिक अधिकार में राजनीतिक बात होती है, राजनीतिक
न्याय की बात होती है, और यहाँ पर आप देखोगे तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात होती है। मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं, सरकार क्या क्या नहीं करेगी ये बताते हैं। सरकार क्या नहीं करेगी ये बताते हैं। यहाँ क्या बताते हैं, सरकार को क्या करना है ये बताते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व तो सकारात्मक हैं, मौलिक अधिकार नकारात्मक। राज्य के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय बता ही दिया। जैसे हम मौलिक अधिकार के हनन पर कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, इनके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, ये प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं का मतलब न्यायालय नहीं जा सकते, ये नहीं कह सकते कि न्यायालय जज साहब सरकार हमारे नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर रही, हमें न्याय दो। वह कहेंगे भाई हम कुछ नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार का हनन हो तो आना, हम अवश्य कुछ करेंगे। ठीक है, ये क्यों दिए गए, ये इसलिए दिए गए क्योंकि सरकार जब भी कोई नियम कानून बनाए तो वह ध्यान रखे, इन चीजों को ध्यान रखे। जैसे आपने देखा पंचायत, वो पंचायत नहीं, पंचायत जो आपके गांव में प्रधान साहब, इन पंचायत को नगर पालिका नगर निगम इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में था। जैसे समान नागरिक संहिता की बात आप सुनते होंगे, समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, मार तबाही मची हुई है, वह इसी के अंतर्गत आर्टिकल 44 में दिया गया है, संविधान में है समान नागरिक संहिता। तो आप क्यों इतनी हाई तौबा बचाते हो, संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 44 में। ये इसलिए है कि आप कल्याणकारी राज्य बनाओ, इसमें अच्छी अच्छी बात दी गई है जिससे कल्याणकारी राज्य बन सके। क्यों इसको मौलिक अधिकार की तरह नहीं बनाया गया, क्योंकि तब सरकार के पास इतना पैसा नहीं था। अगर इसको लागू कर देते सरकार को बहुत पैसा की आवश्यकता पड़ती, इसलिए कहा गया कि राज्य, राज्य मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार या देश जब भी कोई नीतियां बनाएगा तो इनका ध्यान रखेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, ये उनका नैतिक कर्तव्य है। जैसे कुछ चीजें आपकी नैतिक कर्तव्य है ना, जैसे आप जा रहे हो कि रास्ते में पत्थर पड़ा है उसको किनारे कर दिया, आपका नैतिक कर्तव्य है, अनिवार्य तो था नहीं, लेकिन आप ध्यान रखोगे ऐसी चीजें। कोई स्टैंड लगा होता है तो दूर से चिल्लाने लगते हो भैया स्टैंड उठा लो, आपका नैतिक कर्तव्य है, ये आपको किसी ने कहा तो है नहीं। वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ चीजें लिख दी गई हैं जिसको ध्यान रखना राज्य की जिम्मेदारी है। और अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखें तो ये 2-3 पार्ट्स में डिवाइड है, हालांकि संविधान में ऐसे पार्ट्स नहीं है। ऐसे मैं कहता हूँ संविधान में इनका कोई पार्टीशन नहीं किया गया है, इनके कोई प्रकार नहीं है। हम अपनी सुविधा के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। संविधान में नहीं, संविधान में डिवाइड नहीं है, ध्यान रखिएगा नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो गांधीवादी विचारधारा से हैं तो हम कह देते हैं वह गांधीवादी विचारधारा के हैं, कुछ मार्क्स से रिलेटेड है तो हम कह देते हैं मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, कुछ उदारवादी हैं तो हम कह देते हैं उदारवादी हैं। लेकिन क्या वह उदारवादी गांधीवादी मार्क्सवादी संविधान में बताया गया है कि अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 40 कैसा है? क्या संविधान ने बताया कि अनुच्छेद 40 जो है वह गांधीवादी विचारधारा का है? नहीं, अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा का है, संविधान नहीं कहता। कौन कहता है? हम कहते हैं, संविधान नहीं कहता। ठीक है, जैसे कई बार आप देखते होंगे ना, जैसे GS1 में आप देखोगे मेंस में तो क्या लिखा है, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज, से करंट अफेयर्स दिन का आता है। करंट अफेयर्स से आप सच में समझ जाओगे, पूरे दिन का करंट अफेयर्स आया न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर में तो कहीं नहीं लिखा कि ये इन्वायरमेंट का है, ये साइंस टेक का है या ये IR का है, उसमें तो करंट अफेयर्स दिया गया है ना। हम अपनी सुविधा अनुसार बांट लेते हैं, देखो भाई ये इकोनॉमी का करंट अफेयर्स, ये इन्वायरमेंट का, ये पॉलिटी का, ये IR का, ये साइंस टेक का। कौन बांटता है?
हम बांटते हैं। न्यूज़पेपर में कहीं लिखा होता है कोई इन्वायरमेंट का है या इकोलॉजी का या साइंटिफिक का, नहीं। सेम यहाँ है, संविधान में नहीं लिखा है ये किस विचारधारा का है, हम अपने हिसाब से मान देते हैं। कई बार कहा भी गया कि भाई साहब मौलिक अधिकार बड़े हैं, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो एक मिनर्वा मिल्स केस आया था, हम पढ़ेंगे विस्तार से अगली क्लासेस में। इससे पहले भी केस आए हैं, लेकिन इसमें सरकार ने न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। मतलब बड़ा छोटा कोई नहीं है, संतुलन बनाकर रखना है दोनों का, दोनों को साथ में लेकर चलना है। जैसे इस समय बिहार में चुनाव है तो आप लोग देखते होंगे, पूछते हैं भाजपा बड़ी कि जेडीयू, नहीं नहीं बड़ा कोई नहीं है, साथ ही है। ऐसे उधर पूछा जाता है कांग्रेस बड़ी की आरजेडी, नहीं बड़ा कोई नहीं, साथ ही है, दोनों साथ में चल रहे हैं, संतुलन बना के चल रहे हैं। तो यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों बड़े छोटे नहीं है, बल्कि ये दोनों हैं तो देश है, ऐसा समझ लो। देश को चलाने के लिए ये महत्वपूर्ण है दोनों, इनका संतुलन आवश्यक है, ये नागरिकों को अवश्य चाहिए। जब सरकार नियम बनाए तो इसका अवश्य ध्यान रखे। बाकी हम विस्तार से आगे जब अलग अलग चैप्टर्स होंगे, मौलिक अधिकार अलग, नीति निर्देशक तत्व अलग, तब पढ़ेंगे। पहले मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, लेकिन लोगों ने कहा अधिकार है तो नागरिकों को कर्तव्य भी दो, हमारी ड्यूटी भी कुछ होनी चाहिए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, यहाँ पे 11 लिखा है, ये अब है 11, अब 11 है। 42वें संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, अनुच्छेद 51A में इसे रखा गया। ये यूएसएसआर जो उस समय हुआ करता था, सोवियत संघ, वहां से लिया गया है। फिर एक जो मौलिक कर्तव्य है, देखो यहाँ पे नहीं लिखा है एक मौलिक कर्तव्य, मैं बता देता हूँ। एक मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2002 में जोड़ा गया। आपको याद रहे ये सब चीजें। तो 10 वहां से हो गए, एक यहाँ से हो गया, तो अब 10 + 1 वर्तमान में कितने हो गए, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। पहले जो ये 42वां संविधान संशोधन आया था, ये किसकी सिफारिश पे आया था, तो एक समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह। भाई साहब आपकी राइटिंग बहुत खराब है दोस्त, बहुत बढ़िया राइटिंग है लेकिन इस पे नहीं बनती, आदत नहीं है ना अभी। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। एक मौलिक कर्तव्य बाद को जोड़ा गया, ये ध्यान रखिएगा, 11 के 11 एक साथ नहीं जोड़े गए थे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य, अगर आपको अधिकार मिले हैं तो आपके कर्तव्य भी कुछ होने चाहिए। कर्तव्य क्या है आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद रखो। हमारे जो महापुरुष हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सबका आदर करो, तिरंगे का सम्मान करो, वंदे मातरम, जन गण मन का सम्मान करो। कोई भी संपत्ति है सरकारी, उसको हानि मत पहुंचाओ, तोड़ फोड़ कर देते हैं, हिंसा मत करो, पर्यावरण को बचाओ, ऐसी चीजें हमारे में दी गई हैं कर्तव्य में। अगला आते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारे भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है, न भारत हिंदू है न मुसलमान, भारत भारत है। पाकिस्तान बना मुसलमान, मतलब इस्लामिक कंट्री हो गया, कई इस्लामिक कंट्री हैं, कई क्रिश्चियन कंट्री हैं। भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता है, भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में रहने वाले लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, यहाँ पे लिखा भी है भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान है, राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखता है। जैसे कुछ पश्चिमी देश हैं जहां आप देखोगे वहां संविधान राज्य, राज्य मतलब देश, देश या सरकार कहें, सरकार और धर्म, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं।
धर्म क्या कर रहा है, सरकार से मतलब नहीं, सरकार क्या कर रही है, धर्म से कोई मतलब नहीं। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ पॉजिटिव टाइप लिया गया है, सकारात्मक। मतलब सकारात्मक का मतलब है हम लोग साथ में चलेंगे। मतलब मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। धर्मनिरपेक्षता की जो पश्चिमी अवधारणा है, जो चर्च वाली है, जो क्रिश्चियन वाली है, पश्चिमी देशों वाली है, वहां धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव है। अभी मैंने बताया कोई रिलेशन नहीं, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं। इसको जो इनकी है उसे नकारात्मक धारणा कहते हैं, कोई कोई रिलेशन नहीं। जबकि भारतीय परिवेश में ये लागू नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में बहुत धर्मवादी लोग हैं। छोटी छोटी बातों पे धर्म प्रभावित हो जाता है, क्योंकि हम इमोशनल व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ तर्क नहीं काम करते। हम किसी भी रोते व्यक्ति को देख लेते हैं तो भले हमें पता है ये इसका लड़का गलत करके आया है, लेकिन एक वो आ जाता है ना, अरे यार माँ रो रही है बेचारी। समझ रहे हो आप? अगर आतंकवादी की भी माँ कोई अगर रो रही होती है तब भी हमें उनके प्रति दया आ जाती है कि गलती लड़के की थी, माँ का क्या दोष था। भले ही बात को पता चले कि वह भी उसमें संलिप्त है, वो अलग बात है। जब तक पता नहीं चलता तब तक हम इतने इमोशनल हैं। हम तो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए भी कहने लगते हैं कि यार कैसे जीते होंगे वो लोग, हम इतने इमोशनल हैं। किसी भी देश में पहले, चाहे तुर्की जैसे देश में भूकंप आता है, सबसे पहले हमारे यहाँ से लोग पहुंच जाते हैं, भारत पहुंच जाता है अपनी ट्रैक्टर और सब लेकर। हम वहां लोग हैं, हम इतने इमोशनल लोग हैं। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों का समान आदर की बात कही गई है। हमारे यहाँ अलग अलग नहीं है, हमारे यहाँ सभी धर्मों का आदर किया जाता है। सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा। अगर सिख भाइयों को पगड़ी पहनना, कड़ा पहनना उनके धर्म में है, हमारे धर्म में है, तो हम पगड़ी पहनेंगे, हम कड़ा पहनेंगे। आप देखते हो ना, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक बात है। तो हम लोगों ने सकारात्मक पहलू लिया है, पश्चिमी देशों ने नकारात्मक पहलू लिया है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया। हमारे यहाँ धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। कोई किसी धर्म का है तो उसे ज्यादा फायदा करा दो, किसी धर्म का है कम करा दो, ऐसा नहीं है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण देता है, क्योंकि वहां पर धर्म की बात नहीं है। और धर्म निरपेक्ष शब्द बात को जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। कब जोड़ा गया ये धर्मनिरपेक्ष शब्द? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ये मूल संविधान में नहीं था। अब ये प्रस्तावना में भी है, प्रस्तावना हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद कल। प्रस्तावना में क्या कहा गया है? हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना, विश्वास की स्वतंत्रता है उसमें। हमारे अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 25, 26, ये तो धार्मिक वाले ही है। 25, 26, 27, 28, 29, 30 में सांस्कृतिक और शिक्षा वाली बात हो गई। तो ये सब अनुच्छेद दिए गए हैं जिससे किसी भी धर्म को ऐसा ना लगे कि उसके साथ गलत हो रहा है। समान नागरिक संहिता 44 अनुच्छेद, किसी भी धर्म का हो समान होना चाहिए नागरिक संहिता उसके लिए। समझ रहे हो आप? तो ये सब धर्मनिरपेक्ष देश होने की वजह से ही हुआ। ये अब छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब कोई भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है भारत में, भारत का नागरिक है, तो उसे वोट देने का अधिकार है। शर्त क्या है? उस लिस्ट में जो आती है ना, वोटर आईडी, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अब वोट ही नहीं है तो आप 18 साल के हो गए हो या 76 साल के हो गए हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वोट होना भी जरूरी है, ठीक है।
कई देश थे जहाँ पहले पैसे वालों को वोट देने का अधिकार मिला, फिर सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, फिर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हम जैसे ही स्वतंत्र हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी अमीर गरीब काले गोरे पुरुष महिला, ये धर्म वो धर्म, ये जाति वो जाति, नागालैंड के, उत्तर प्रदेश के, तमिलनाडु के, सबको वोट देने का अधिकार दे दिया गया। ये विशेषता है हमारे देश की। तो सर आपने 21 बोला, गलत बोल दिया क्या? नहीं भाई साहब, 21 वर्ष ही थी पहले, बाद को 18 की गई। तो साहब 18 की गई तो याद भी रखना है कब की गई। हाँ अवश्य याद रखना है कब की गई। तो 61वां संशोधन संविधान का कब होता है? तो यहाँ एक बात याद रखनी है, ये संशोधन तो 1988 में होता है, लेकिन लागू 1989 में होता है। तो 1989 में 21 साल से 18 वर्ष कर दी गई, लेकिन किस संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत। ध्यान रखिएगा, कई बार संशोधन पहले होता है, काम बाद को शुरू होता है। ये मत देखना एग्जाम में कि यहाँ 88 लिखा या 89 लिखा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है। समझ गए? तो 88 में संशोधन हुआ, 89 में लागू हो गया। और इसमें कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना काफी है। मिश्रित संविधान मतलब हमारे यहाँ रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। कुछ ऐसे संविधान संशोधन है जो विशेष बहुमत से होते हैं, और कल भी मैंने बताया था, रिपीट हो रहा है, आपका रिवीजन हो जाएगा। विशेष बहुमत मतलब कुछ भी सांसदों की संख्या लेकर आप संशोधन नहीं कर सकते। आपको उपस्थित और मत देने वाले 2/3 लोगों का साथ चाहिए होगा, तभी आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं जिसमें आपको आधे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ेगी। कुछ राज्य कुछ ऐसे भी हैं जिनमें, जैसे हम बताएं संविधान संशोधन, एक तो 368 आर्टिकल 368 के तहत होता है। ये विशेष बहुमत से होता है, विशेष बहुमत, यानी ये कठिन होता है। इसमें दो तरीके से हो सकता है, एक दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में उपस्थित और मत देने वाले लोगों का 2/3 होना चाहिए, और प्रत्येक सदस्य में कुल सदस्यों का बहुमत भी हो। मतलब ऐसा नहीं कि 50 लोग आए उसमें से 2/3 डाल दिए, या 60 लोग आए उसमें से 2/3 40 लोग डाल दिए वोट। नहीं, 50% से तो अधिक होना ही चाहिए। समझ में आया? यानी इसका 2/3 तो हो ही जो उपस्थित है, मतदान कर रहे हैं। बाकी टोटल जो है 543, उसका तो आधा से अधिक होना ही चाहिए। विपक्ष ने बाइकआउट कर दिया, हम 60 लोग आए, 40 लोग समर्थन में, 20 लोग विरोध में, और हम पास करा ले गए, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? तो इसको कहते हैं विशेष बहुमत। ये एक तरह का विशेष बहुमत है। दूसरे तरीके का क्या हुआ? दूसरे तरीके का है, ये तो रहेगी ही प्रक्रिया, प्लस आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति आवश्यक है। सहमति की जगह अगर अनुमोदन कहें, यानी भावी अनुमोदन करें संशोधन में, तब ये होगा। तो ये कठिन प्रक्रिया है, लेकिन इसी के तहत एक सामान्य बहुमत से भी संशोधन होता है। ये सरल प्रक्रिया है। तो सरल वाली यानी कि फ्लेक्सिबल है, आसान है, और वही ये विशेष बहुमत वाली कठोर है, यानी कि कठिन है। समझ में आ गया? तो 368 में दो तरीके के संशोधन है, एक 2/3 वाला और एक 2/3 प्लस आधे राज्यों से अधिक वाला। ठीक है। संविधान में कठोरता लचीलापन दोनों है। सामान्य बहुमत की बात करें तो लचीलापन है, कुछ विशेष बहुमत यानी कि
कठोरता है इसमें। कुछ राज्यों की सहमति भी आवश्यक है तो और कठोर हो जाता है। इसीलिए कोई भी सत्ता में हो, चाहे कांग्रेस या भाजपा, वह चाहेगी, क्या चाहेगी, कि उसकी अधिक से अधिक राज्यों में भी सरकार हो। क्यों? क्योंकि ये जो संशोधन है वह तभी होगा जब आधे से अधिक राज्य सहमत होंगे। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। संविधान की प्रस्तावना, एक यह भी विशेषता है, हमारे पास एक प्रस्तावना भी है जिसमें यह सब लिखा है कि संविधान कैसा है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। भीमराव अंबेडकर साहब ने नहीं कहा, उन्होंने आर्टिकल 32 को ही कहा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है भारत संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। हालांकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द बात को जोड़े गए, इसलिए इस पे विवाद भी हो रहा था हाल फिलहाल में। ये तो इंदिरा गांधी जी ने जोड़ दिए, मूल संविधान में तो थे ही नहीं, तो क्या इनको हटा देना चाहिए? इंटरव्यू का क्वेश्चन। भाई साहब, इस समय विवाद चल रहा है कि इन दोनों को हटा देना चाहिए क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं थे। इस संविधान को भीमराव अंबेडकर साहब और अन्य बड़ी हस्तियों ने बनाया था। तो आप क्या कहोगे? विचार सोचकर रखिएगा कि आप क्या कहेंगे। सहकारी संघवाद, हमारे यहाँ केंद्र राज्य मिलकर काम करते हैं। नीति आयोग देख लो, नीति आयोग में केंद्र और राज्य दोनों उपस्थित होते हैं, तो यही है, केंद्र राज्य मिलकर काम करते हैं। एकीकृत स्वतंत्र सिविल सेवा, आईएएस आईपीएस केंद्र सरकार चुनकर राज्यों को दे देती है। आप काम जो करोगे ना, वह राज्यों में करोगे, राज्य सरकार के अंतर्गत करोगे, आप केंद्रीय सरकार में नहीं करोगे। अभी जब चाहोगे एसडीएम बनोगे या डीएम बनोगे या कुछ भी, तो राज्य सरकार के अंतर्गत आओगे। लेकिन नियंत्रण कौन रखेगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार चाहे तो सचिव बनाने के लिए आपको बुला सकती है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी एक अपने आप में अच्छा विषय है। आपातकालीन प्रावधान हमारे यहाँ विशेष है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल अलग से लिखा गया है, राज्य आपातकाल अलग से लिखा गया है, वित्तीय आपातकाल अलग से लिखा गया है। हालांकि वित्तीय आपातकाल कभी भी लगा नहीं है, वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा? या तो किसी देश के साथ युद्ध हो रहा हो या भारत में सशस्त्र विद्रोह, लोग लाठी डंडा लेकर, हथियार लेकर इकट्ठा हो गए हैं, तो उसे बोलेंगे सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, शस्त्र के साथ। ऐसे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो तो राष्ट्रीय आपातकाल में नहीं आएगा। राज्य आपातकाल मतलब किसी राज्य में कोई समस्या आ गई है तो उस राज्य में आपातकाल लग जाएगा। राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति से कहेंगे कि इस राज्य में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और राष्ट्रपति शासन आ जाएगा। हाल फिलहाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वहां राष्ट्रपति शासन लग गया। वित्तीय आपात, जब रुपया पैसा की कमी हो जाएगी सरकार में तो वित्तीय आपात लगेगा। हालांकि अभी ना हुआ है, ना आगे होने की संभावना हाल फिलहाल में दिखती है, अगर समझदार प्रधानमंत्री और सरकारें रही तो। वरना भविष्य में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सरकार बनेगी, क्या ही पता। आपात स्थिति में केंद्र की शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं, ये भी बड़ी बात है। आप भारत के नागरिक हो, आप कह देते हो यूपी से हूँ, लेकिन जब आपको नागरिक पूछा जाएगा तो आपको भारत का ही बताना पड़ेगा। आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। हमारे उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है कोई, उत्तर प्रदेश में निवास करता है, उत्तर प्रदेश जन्म स्थान हो सकता है, लेकिन नागरिक तो हम भारत के ही हैं। जैसे मैंने यूएसए की बात बताई थी, जब यूएसए में अलग अलग देश थे, इसका मतलब देश की भी नागरिकता है और पूरे यूएसए की भी नागरिकता है। तो यूएसए में डबल नागरिकता है, एक उनके राज्य की जो पहले छोटे छोटे देश थे और एक पूरे इसकी, जबकि अपने यहाँ ऐसा नहीं है। चाहे व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, उसके अधिकार समान है। नागालैंड के व्यक्ति का जितना अधिकार है उतना तमिलनाडु के व्यक्ति का है, उतना राजस्थान के व्यक्ति का, उतना ही एमपी के व्यक्ति का है, उतना ही बिहार के व्यक्ति का है। किसी भी राज्य के हो, अधिकार समान है और नागरिक एक ही हो भारत के।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक सक्रियता, इन दोनों में अंतर क्या है? तो सबको सही समझ में आ रहा है। जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू का मतलब जो न्यायपालिका है वह अपने जो भी निर्णय लेकर रखी हुई है वह उस पर पुनः विचार कर सकती है, पुनः रिव्यू दे सकती है। न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है? जो भी मुद्दा हाल फिलहाल में होता है, न्यायपालिका अपनी तरफ से कह सकती है कि इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा विचार हो रहा है, हम इस पर सुनवाई करेंगे। संविधान न्यायपालिका को कानूनों की संवैधानिकता की जांच का अधिकार देता है। कोई भी कानून सरकार बना रही है तो वह संविधान के तहत ठीक है या नहीं। मान लो सरकार ने कानून बना दिया कि भाई किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये तो संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो गया। तो ये संविधान का उल्लंघन है, यानी सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द कर देगा, कहेगा ये संविधान के विपरीत है, आप ऐसा कानून नहीं बना सकते। हाल के वर्षों में न्यायपालिका ने सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो न्यायपालिका स्वयं कहती है कि ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। हालांकि ये नहीं कहते सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन वह अपने विचार व्यक्त कर सकती है। न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका सक्रिय है, कोई भी काम होता है। या कई बार लोगों ने कहा कि जो कुत्तों की समस्या थी उसको जल्दी सुन लिया गया, और कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जब एसएससी का प्रोटेस्ट होता था तो लोगों ने कई ऐसी पोस्ट लिखी थी कि कुत्ते जो थे उनकी समस्याओं को जल्दी सुन लिया गया, हमारी समस्या नहीं सुनी जा रही। तो ऐसी भी बातें आपको देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ भी विशेषता है, हम एकमात्र ऐसा, शायद अगर बात करें कि विश्व के किसी और संविधान में ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत और नगर निकाय को संविधान में दिया गया हो। संविधान में जो है ना संवैधानिक शक्ति, तो हमारे यहाँ नगर पंचायत और नगर निगम, ग्राम पंचायत, इन सबको संविधान में स्थान दिया गया है। बड़ी बात है, ये भी विशेषता है। आपको मैंने बोला 9 में ग्राम पंचायत, 9A में निकाय, नगर निकाय होते हैं। स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग, हाँ इससे मुझे याद आया, चुनाव आयोग पर एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, वह है टॉपिक जरूरी है नाम से सीरीज चल रही है। वह वही टॉपिक कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के जो जरूरी है, चाहे वह पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। तो आप इस चुनाव आयोग को वहां से देखिएगा, मैंने क्यों कराया, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्यों जरूरी है, सब मैंने वहां बताया है। चुनाव आयोग स्वतंत्र है, वित्त आयोग अपने आप में स्वतंत्र है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यूपीएससी भी स्वतंत्र है, आपको पता है। राज्य लोक सेवा आयोग भी स्वतंत्र है, इनकी कार्यकाल की सुरक्षा है, इनकी निर्धारित सेवा शर्तें हैं, संचित निधि पर भारित व्यय है, इनकी सैलरी रोकी नहीं जा सकती नॉर्मल रेज में, शासन में पारदर्शिता बनी रहे, निष्पक्षता रहे, इसलिए संस्थाएं स्वतंत्र है। ये भी एक विशेषता है। हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी है, फिर भी हम यूनिटी में रहते हैं। पाकिस्तान की हिम्मत तो हो इधर कुछ करने की, हम सब खड़े हो जाते हैं भारत के साथ, सरकार के साथ, क्योंकि देश पहले है, सरकार बात को। संविधान भारत की विविधता को स्वीकार करता है, विविधता में एकता का प्रतीक है। जिन लोगों को लगा था कि कुछ वर्षों में भारत टूट जाएगा, उनके मुंह पर तमाचा हम लोगों ने मारा है कि हम भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, राज्य के आधार पर, जाति के आधार पर थोड़ा बहुत नोक झोंक भले होती रहे, लेकिन जब बात देश की आती है तो न हम किसी राज्य के हैं, न किसी धर्म के हैं, न किसी जाति के हैं, और न किसी भाषा के हैं। हम किसके हैं? तब हम सिर्फ भारत के हैं। जब भी कहा जाता है समस्याएं बढ़ने लगी, तिरंगा को ऊपर कर दो, बाकी सब झंडे नीचे हो जाएंगे। तो ये बड़ी बात है, बड़ा। अब लास्ट में कुछ और चीजें भी बतानी है, तो 10 मिनट और क्लास चलेगी, सुन लो, जब इतना 10 सुन लो। आलोचना भी बतानी है ना, तो कुछ लोग हैं जिनको लिख लो आप, यही बात को ही बताते हैं। निष्कर्ष, भारतीय संविधान संघीय ढांचे का एकात्मक भावना, लचीलापन भी है, कठोरता भी है, सामाजिक आर्थिक न्याय है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा, यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि जीवन की एक कार्यशील
दर्शन शास्त्र, इतना लंबा मोटा चौड़ा संविधान बना दिया कि सब कुछ उसमें समाहित है, पूरा दर्शन आप उसमें जी सकते हो। कुछ भाग हैं, देखो अब ये भाग भी पढ़ने होंगे। 22 भाग हैं। पहले भाग में क्या लिखा है, संघ और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 104 तक है, राज्यों का नाम, गठन, सीमाएं इसके अंतर्गत आती हैं। भाग 2 में क्या, ये इसी चैप्टर में लास्ट में लगा है। भाग 2 में नागरिकता है, भारत की एकल नागरिकता, हम भारत के नागरिक हैं, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के प्रावधान इसमें है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, अभी पढ़ के आए 12 से 35। भाग 4 में 3 नीति निर्देशक तक तो अभी पढ़ कर आए, आपको बताया था मैंने 36 से 51। मौलिक कर्तव्य भी देख कर आए। भाग 5 में संघ सरकार है, चाहे वह राष्ट्रपति हो, संसद हो, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, पूरी केंद्र, केंद्र की जगह संघ लिखे तो ज्यादा बढ़िया है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा। तो उसके बाद 6 में क्या आएगा, राज्य सरकार आएगी पूरी, राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका राज्य की। 7 में क्या आएगा, 7 निरस्त हो गया, पहले ये था अब हटा दिया गया। तो 8 में क्या आएगा, राज्य के बाद केंद्र शासित प्रदेश। 9 में क्या आएगा, केंद्र शासित के बाद 9 में पंचायत आएगी। 9A में नगर पालिका, 9B में सहकारी समितियां। ये लिखकर चस्पा कर लो, मेरे सामने लगी हुई है। 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आएंगे। 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध आएंगे। 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद आएगा। 13 में भारत के भीतर व्यापार आएगा। 14 में संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं आएंगी, जो आप यूपीएससी वगैरह है वह सब भाग 14 में आएंगी। 14A में न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल है, प्रशासनिक अन्य हम आगे पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे, जितना यहाँ लिखा है सब पढ़ेंगे आगे हर चैप्टर में। चुनाव, इसको मैंने करा ही दिया, टॉपिक जरूरी है। मैं 15 में चुनाव है, भाग 15 में, अध्याय 15 में। 16 में विशेष प्रावधान है, अनुसूचित जाति जनजाति भाषाई अल्पसंख्यक। 17 में राजभाषा दी गई है। 18 में आपातकाल है। 19 में विविध है, मिसलेनियस। 20 में संविधान संशोधन है, ये श्रा गलत लिख किया है, इसको इग्नोर करिएगा, संविधान संशोधन है। 21 में अन्य चीजें हैं। 22 में नाम, प्रारंभ, निरस्त, ये सब है। ऐसे अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नाम, क्षेत्र का विवरण है। दूसरे में वेतन भत्ते हैं, किसके किसके वेतन भत्ते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों के, अन्य के नहीं है। 3 में शपथ है, किसकी शपथ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, मंत्री, न्यायाधीश की शपथ। 4 में राज्यसभा में सीटों का वितरण है। 5 में अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन है। 6 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है, लेकिन इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के हैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य सब के हैं। तो 5 और 6 में याद रखिएगा, जो 6 में नाम दिए गए हैं इनको छोड़कर बाकी सब 5 में आएंगे, समझ गए। 7 में 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बता चुके हैं। केंद्र सूची पे केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य बनाएगा। 8 में भाषाएं दी गई हैं, भाषाई 22 भाषाएं हैं, स्टार्टिंग में इतनी नहीं थी, कब जोड़ी गई आगे पढ़ेंगे, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। 9 में भूमि सुधार से लेकर था, पहला संविधान संशोधन 1951 में आया। पहले 8 ही अनुसूचियां थी, 12 हो गई, यानी कि 4 बात को जुड़ी है। पहली अनुसूची पहले संविधान संशोधन में जुड़ गई थी। 10 दल बदल कानून 52वां 1985 में, राजीव गांधी जी की सरकार में। कोई दल बदल करेगा, एक दल से दूसरे दल में जाएगा तो दिक्कत होगी। 11 पंचायती राज से संबंधित, 73वां संविधान संशोधन 1992। 29 विषय हैं आपके प्रधान के ऊपर, करते कितने हैं पूछ लीजिएगा, 29 विषय कौन से हैं नहीं बता पाएंगे। 12 अनुसूची में नगर पालिका है। 74वां संविधान संशोधन, 18 विषय हैं। अभी हमें एक चीज पढ़ानी है, बाकी लाइक कमेंट तो आप कर ही देंगे। एक चीज लिख लो, किसने क्या आलोचना की, तो कुछ नाम मैं बताया दे रहा हूँ। पहली बात तो आलोचना इसी मुद्दे पर हुई कि उधार का संविधान है, तो हमने बताया उधार का संविधान का मतलब ये नहीं है कि उधार लिया हमने, हमारे पास ये सुविधा थी कि हम सभी संविधान को पढ़ें और उससे अच्छा अच्छा निकाल लें, तो वो निकाल लिया। आप पढ़ोगे तो बी आर अम्बेडकर साहब ने काफी चीजें बताई हैं, बस सब आपको याद करना है मेंस के लिए। किसी ने कहा 1935 में जो हम लोगों ने सेकंड वीडियो में एक्ट पढ़ा था उससे ही उठा ली चीजें, तो हमारे पास वो अवेलेबल था, उसमें काफी बात चीजें थी जो हमें चाहिए थी, तो हमने वहां से उठा ली, क्या दिक्कत हुई। ठीक है, ऐसे ही
गैर भारतीय, भारतीयता विरोधी। क्यों? क्योंकि जब संविधान सभा बनी थी तब किसने बनवाई थी? ब्रिटिशर्स उस समय थे। 1946 में देश आजाद थोड़ी हुआ था। संविधान सभा तभी बन गई थी जब ब्रिटिश यहाँ थे। तभी इसको कहा जाता है कहीं ना कहीं कि गैर भारतीय या ऐसी चीजें। गांधीवाद से दूर। कुछ लोग कहते हैं इसमें गांधीवाद नजर नहीं आता, गांधी जी का दर्शन नजर नहीं आता, तो इस पे भी कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहेंगे आकार, भाई इतना मोटा चमड़ा बना के नहीं की क्या जरूरत थी। ठीक है। एक लोग कहते हैं वकीलों का स्वर्ग। भाई वकील ही इतने मोटे मोटे आपने उसमें शब्द भर दिया कि आम आदमी समझ ही नहीं पाएगा। वकीलों ने बनाया है, क्योंकि अधिकतर उस समय जो संविधान सभा में थे वकील या पढ़े लिखे लोग थे, तो भारी भरकम शब्द लिखे हैं। तो कुछ लोगों के नाम लिख लो, मैं अलग से बता दे रहा हूँ, इन सबको पढ़ लेना, आपकी बुक में लिखा होगा नाम। पहला तो एन श्रीनिवासन। एन श्रीनिवासन का कहना है भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों तरह से 1935 के अधिनियम के अनुसार है। यानी कि 1935 का अधिनियम आपने कॉपी कर लिया। ऐसे सर आइवर जेनिंग्स अभी ऊपर पीछे देख कर आए थे। जेनिंग्स साहब कहते हैं संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधा निकलता है। वास्तव में अधिकांश प्रावधान के पार्ट बिल्कुल उतार लिए गए, कॉपी पेस्ट कर दिए गए। ये दोनों क्या बताते हैं? 1935 का संविधान। ये दोनों क्या बताते हैं? ये दोनों बताते हैं 1935 का संविधान है। पीआर देशमुख, पीआर देशमुख, इन्होंने कहा संविधान अनिवार्यता भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें जुड़ गया। यानी ये भी यही 1935 वाली बात बता रहे हैं। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने इनका खंडन किया। उन्होंने कहा कि आरोप सब निराधार हैं। उन्होंने जो बताया वो लिखा होगा, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। फिर गैर भारतीय है ये के हनुमंतैया थे। हनुमंतैया, के हनुमंतैया गैर भारतीय की बात करते हैं। के हनुमंतैया ने टिप्पणी की कि हम भारतीय वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं, इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार शिक्षित थे। मतलब वही संविधान सभा जब बनी थी तो वो थे अंग्रेजी काफी लोगों को आती थी, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम चाहते थे संगीत सुने भारत के वाद्य यंत्रों का, लेकिन हमें पकड़ा दिया गया अंग्रेजी बैंड। ऐसे लोकनाथ मिश्रा हैं। लोकनाथ मिश्रा, उन्होंने भी गैर भारतीय की बात कही। कहा पश्चिम का दासवत अनुकरण, बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब पश्चिम की तरफ ही आप मुड़ गए। ऐसे ही एक है लक्ष्मी नारायण साहू। लक्ष्मी नारायण साहू, इन्होंने कहा कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया, भारत की मूलभूत आत्मा उनमें प्रकट नहीं होती। संविधान भारत के अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा कहा इन्होंने। और कहा कि संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा, लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। तो ये भी आपको पता हो। ऐसे गांधीवाद से दूर, ये किसने कहा? ये भी के हनुमंतैया ने कहा। और किसने कहा? टी प्रकाशम ने कहा। हनुमंतैया ने कहा यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे, न ही संविधान पर उन्होंने विचार किया होगा। टी प्रकाशम कहते हैं इसी कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अम्बेडकर की सहभागिता नहीं होना गांधीवादी विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध को बताते। आकार की बात कौन करेगा? तो आइवर जेनिंग्स। जेनिंग्स साहब आकार की बात कहेंगे कि इतना लंबा चौड़ा है, लंबा है, जटिल है। एचवी कामत भी कहेंगे। एचवी कामत आकार की बात करेंगे। ऐसे ही वकील जेनिंग्स साहब वकील कहेंगे, और एच के माहेश्वरी साहब कहेंगे वकील। और देशमुख साहब भी वकील की बात करेंगे। तो ये ध्यान रखना, इन लोगों ने आलोचना की है। और क्वेश्चन आता है मेंस में किन मुद्दों पर? उधार, 1935, गैर भारतीय, सब मुद्दों पर। बाकी ये आपके इससे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। कुछ सुधार हो सके तो भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।